हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे जीके जीएस एमसीक्यूज का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट पीएससी के लिए जो है ये क्वेश्चंस एप्लीकेबल है और व्याख्या सहित है और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज है जो हमारे द्वारा चालू कराई गई है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा रखा गया है। तो उसका पार्ट 10वां आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियोस को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है कि भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वर्ष 1930 किससे संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में 1930 को किसके लिए माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास दांडी मार्च, जलियांवाला कांड, बंगाल का विभाजन या फिर चौरी चौरी कांड। तो यहाँ पर बात करें तो 1930 जो कि दांडी मार्च से रिलेटेड है। सबसे पहले तो दांडी मार्च। अब इसमें डेट पूछ ली जाती है कि कब से कब स्टार्ट हुआ था। तो मार्च है तो ये मार्च में ही स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और आई थिंक 6 अप्रैल को वो वहां पर पहुंचे थे दांडी। तो ये मार्च से अप्रैल आपको याद रखना है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है हमारे पास, डिटेल देखते हैं। डिटेल वही है हमारे पास कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 332 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। तो मेनली जो 1930 दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, आपको इसमें बिल्कुल डेट याद रखना है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ, और कब पहुंचे, 6 अप्रैल को पहुंचे। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो योजना आयोग के लिए कोई संविधान में प्रावधान नहीं है और इसी योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का नाम दे दिया गया है, जिसके अध्यक्ष पीएम यानी कि हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी हैं वो अभी यहाँ पर हैं। योजना आयोग जो है, भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है। यह भारत सरकार की प्रमुख स्वतंत्र जो संस्थाओं में से एक है और इसके अस्तित्व का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। 1950 में कार्यपालिका के लिए एक संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको अब हटाकर नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ और पॉइंट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो खलीफा की बात करें तो उसका है आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है ये चीजें दी गई थी। तो देखिए बात करते हैं, दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही था जिसे सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश ने नजीर आमिर उल मोमिनिन, ठीक है, मुमिनिन की उपाधि प्राप्त की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अब्बासिद खलीफा, आमिर उल मुमिन का सहायक। ये चीजें यहाँ पर मेनली पूछा जाता है कि खलीफा का पद किसने ग्रहण किया था। तो इसको बोला जाता है इल्तुतमिश के द्वारा खलीफा का पद ग्रहण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं बनाती है। तो देखिए ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा। तो देखिए मैकमोहन जैसे कि चीन और इंडिया और चीन के बीच में है, रेडक्लिफ आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर ये सभी देश की सीमा बना रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है यानी कि डेट जो है, डेट लाइन, वो किसी भी दो देश के बीच में सीमा नहीं बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा लिया जाता है। यह चीज स्थिति के कारण होता है, स्थिति रेखा के कारण ही ये सब चीजें होती है। हेप्टीज क्या है, हेप्टीज आखिर है क्या। तो यह है एक अपूर्ण प्रतिजन यानी कि एक पूरी तरीके से विकसित ना हुआ एंटीबॉडी, आप बोल सकते हो हेप्टीज को। तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रतिजन। प्रतिजन मतलब आपका एंटीबॉडी। तो देखिए हेप्टेन की बात करें तो हेप्टेन छोटे अणु होते हैं जो कि हालांकि एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया तो करते हैं, मगर वे तब तक एंटीबॉडी का सृजन नहीं कर सकते जब तक वे किसी प्रोटीन या बड़े एंटीजन अणु से जुड़े ना। यद्यपि उनमें एक प्रतिजनी निर्धारक जो है
पाया जाता है मगर वे खुद पूर्ण रूप से प्रतिजनी नहीं होते। इस प्रकार हेप्टेन एक अपूर्ण आंशिक एंटीजन होता है। मेनली उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती तो है लेकिन इतनी नहीं होती कि वो खुद से प्रतिरोध कर सके। उसको किसी चीज की आवश्यकता होगी, वो डिपेंडेंट है किसी न किसी पे, यानी कि उसको या तो प्रोटीन चाहिए या एक बड़ा एंटीजन का अणु चाहिए जिससे मिलकर वो जो है अपना कार्य कर सके। तो इसलिए हैप्टीज को क्या बोला जाता है? अपूर्ण प्रतिजन बोला जाता है। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? ऑप्शन है आपके पास मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो इसका आंसर की बात करें तो देखिए मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ये कोई एक प्रणाली नहीं है कंप्यूटर विभाग में, ऐसा कोई प्रणाली नहीं होता है। तो आंसर है पहला वाला। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं मेमोरी में रखे हुए एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण मल्टीटास्किंग कहलाता है। किसी प्रोग्राम को नियंत्रण हटाने से पहले उसकी पूर्व दशा सुरक्षित कर ली जाती है। जब नियंत्रण इस प्रोग्राम पर आता है, प्रोग्राम अपनी पूर्व अवस्था में रहता है। मल्टीटास्किंग से सिंगल यूजर ही संबंधित होता है। चलिए बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? यानी कि जो हमारा पौधा है उसके पत्ते हम देखते हैं कि मुरझा जाते हैं। तो मुरझा क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया ज्यादा होती है, उसका पानी गर्मी के दिनों में ये मेनली आपको देखा जाएगा ज्यादा पानी उड़ जाता है और बाष्पीकरण होगा जिससे पौधे जो है मुरझा जाते हैं। तो आंसर है बाष्पोत्सर्जन। आमतौर पर बाष्पीकरण जो होता है पौधों से पानी की कमी हो जाती है जिसके कारण पूरी जो संरचना उसकी झुक जाती है और इसे पौधे का बिल्टिंग यानी मुरझाना कहलाता है। पौधे का मुरझाना मुख्यतः दो कारणों से होता है, एक तो वही पानी की कमी और दूसरा अत्यधिक जल की हानि और अपेक्षाकृत कम अवशोषण। यानी कि पानी ज्यादा निकल रहा है लेकिन जड़ों से वो इसको ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब खींच नहीं पा रहा है, उसका जाइलम ठीक से काम नहीं कर रहा है। पौधों में पानी का संचार कौन करता है? जाइलम करता है। तो जाइलम भी ठीक से अगर वर्क ना करे तो शायद हो सकता है, तो ये इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? यानी कि रंजक यानी रंग ही, जो रंजक यानी कि रंग वाले जो पदार्थ हैं, रंगीन पदार्थ हैं, उसको विरंजित यानी कि रंगहीन कर देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ मिलकर? तो वो जब आपका तनुकरण हो जाएगा तो देखते हैं क्या है डिटेल। देखिए नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजक ब्लीचिंग का गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि तनुकरण हो जाएगा नमी की स्थिति में। यदि पानी में घुलकर नवगठित हाइड्रोजन को मुक्त करता है, नवगठित हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करने से रंग का विरंजन हो जाता है। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया तनुकरण या रिडक्शन की प्रक्रिया कहलाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया के द्वारा रंजक को विरंजक किया जाएगा? तो रिडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा। चलिए बात करते कुछ और पॉइंट की कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर पूंजी जो है अभिलाभ कर या उत्पादन शुल्क, धन कर या फिर संपदा शुल्क। तो अप्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है तो उसका है उत्पादन शुल्क। देखते हैं क्यों। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु उसका बोझ प्रकारांतर रूप से उसी पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाले उत्पादन शुल्क, आयात और निर्यात किए जाने वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर ही कहलाते हैं। मेनली जैसे कि हम कोई चीज, जैसे कि हमारे ऊपर भी टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपकी आय इनकम ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट सरकार हमसे लेती है। लेकिन कोई चीज उत्पादित की गई, अब मान लीजिए कि आलू उत्पादन हुआ, अब आलू से बने चिप्स आया लेस के पैकेट में बंद, अब लेस के पैकेट पे जीएसटी लग गया। तो भाई उत्पादन तो किया किसी और ने, लेकिन टैक्स कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, हम खरीद रहे हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं उस पर। तो इसी टाइप के टैक्स को बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष, जो कि हमसे लिया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन हमसे टैक्स लिया जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स में। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप, ठीक है, या फिर पाद पल्लवक के तेजी से बढ़ने के पुंज को क्या कहते हैं? यानी कि वही चीज बात की जा रही है, वहां पर जो काई मेनली लग जाती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्यों? तो क्योंकि सुपोषण के कारण। देखते हैं डिटेल क्या है। यूट्रोफिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पोषण तत्वों का बढ़ना है। खासकर ये यौगिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की मूलभूत उर्वरकता को बढ़ा सकता है। पौधों का अत्यंत बढ़ना और क्षय होना, और साथ ही ऑक्सीजन की कमी समेत पानी की गुणवत्ता कम करता है। इससे मछलियों और दूसरे जो जलचर हैं जीवों की संख्या प्रभावित होती है। मेनली जो है पानी में अगर काई वगैरह जम जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो वहां के जानवर जो हैं, आपके जलचर हैं, वो मरने लगते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन
या सबसे छोटी रात किस दिन होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है या सबसे छोटी रात होती है। और अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 21 जून। तो देखिए 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के 23.5 डिग्री पर लंबवत होता है। इसके कारण इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर बोली जा रही हैं। 22 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन भर रात बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना है 22 सितंबर और 21 मार्च, ये दो डेट ऐसे हैं जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव कहते हैं और बसंत विषुव भी इसको कहते हैं। शरद विषुव और बसंत विषुव भी इसको कहा जाता है। तो आपको 2-3 डेट याद रखना है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी के हर कोने पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। पक्षियों के पंख क्या हैं? यानी कि जो पक्षी होते हैं उसके पंख आखिर है क्या? रूपांतरित पश्च अंग, नई संरचना, अध्यावारणी अपवृद्धि या रूपांतरित अग्र अंग। अग्र अंग यानी आगे का भाग, पश्च अंग यानी पीछे का भाग। तो जो पंख है, देखिए जो पक्षी है तो मेनली हमने देखा है कि पंख जो होते हैं वो आगे ही होते हैं, यहाँ पे कहीं पंख होते हैं, ठीक, और ये हो गई पूंछ, है ना। तो अग्र भाग लग रहा ना, ये आगे का भाग है, यहाँ पे ये फेस है और फिर जस्ट पंख है, तो आगे का भाग है, तो यह है रूपांतरित अग्र भाग। इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरित अग्र भाग। पक्षियों में पंख बदन को ढकने वाले अंग होते हैं जिनका इस्तेमाल उड़ान भरने में किया जाता है। ये मुख्यतः रूपांतरित अंग है जो पक्षी उड़ान के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये अग्र अंग के अंतर्गत आते हैं। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा? यूएसबी, ईथरनेट, मॉडेम या PS2। तो इसको जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है आपका मॉडेम से। किसके? मॉडेम से इसको जोड़ा जाता है। कुछ और पॉइंट्स की यहाँ पर बात करते, देखिए डिटेल है। मॉडेम, मॉडेम का अगर फुल फॉर्म कभी कोई पूछ ली जाता है तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसको कहा जाता है। संक्षिप्त रूप है मॉडेम। यह एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो किसी आंकिक यानी कि डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट कर एनालॉग प्रारूप भेजती है और एनालॉग सिग्नल को आपको डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप ग्रहण करती है। यानी कि ये दोनों काम करती है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करती है। यह किसी संरचना के माध्यम और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करती है। तो मेनली जो मॉडेम का यूज हम नेट के उपयोग करते हैं। नेट जब चलाना होता है तो टेलीफोन वायर को इसमें कनेक्ट करना पड़ता है। चलिए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित क्या है? तो जैसा कि हमने बताया है कि कलिंग युद्ध, हिस्ट्री का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कलिंग युद्ध का जो हमको वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? अशोक के 13वें शिलालेख में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला शिलालेख 13वें नंबर का। सम्राट अशोक के शिलालेख 13वें में हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक को काफी पश्चाताप हुआ, जिस कारण से वे बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने उसे बौद्ध धर्म को अपनाया। इस शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। यानी कि जैसे ही राज्याभिषेक हुआ अशोक का, उसके 8 साल बाद कलिंग युद्ध हुआ और वहां पे इतनी ज्यादा मारकाट हुई, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा हिस्ट्री में हमारे लिखा हुआ है कि खून की नदियां बह गई, एक भी वहां पर मेल कैंडिडेट नहीं बचा, मारा गया। तो इतनी ज्यादा मारकाट हुई और जब अशोक बाहर निकल के रणभूमि में उसने जाके देखा तो उसका जो है वो दहल गया और उसको मतलब पश्चाताप हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और उसने फिर उस दिन बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये चीजें हुई अशोक के बारे में। तो आप डिटेल वीडियो देखिए हिस्ट्री का, उसमें अशोक के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी तो उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? यानी कि ब्रिटेन में जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी तो फॉकलैंड जो था उस द्वीप पर नियंत्रण के लिए किसके साथ युद्ध लड़ा गया था? चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो अर्जेंटीना जो देश था उसके साथ युद्ध लड़ा गया था। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा हुआ एक द्वीप समूह है। अर्जेंटीना द्वारा जताए गए अधिकार को द्वीपवासियों द्वारा खारिज किए जाने के बाद अर्जेंटीना ने वर्ष 1982 में फॉकलैंड द्वीप पर आक्रमण किया।
तदुपरांत अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच चले 2 महीने के लंबे अघोषित युद्ध में हार के बाद अर्जेंटीना बलों ने वापसी कर ली। तो मेनली अर्जेंटीना को हराया और फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। समोच्च रेखा समान समोच्च रेखा समान खालिस्तान स्थलों को जोड़ने वाली रेखा है या काल्पनिक, मतलब समोच्च रेखा जो है किसकी समानता के बारे में बताता है? तो यह बताता है आपके उच्चतम स्थलों की समानता के बारे में समोच्च रेखा आपको बताता है। भूगोल के क्षेत्र में समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। इस संदर्भ में ऊंचाई का आकलन समुद्र तल से किया जाता है। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो एंट्रोपी में कमी होती है, मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो देखिए, जब मुक्त ऊर्जा में कमी होगी तो सहज परिवर्तन होगा। किसी प्रणाली के एंट्रोपी की गणना और माप का संबंध ऊष्मप्रवैगिकी के क्षेत्र से होता है। एंट्रोपी और तापीय धारिता संयुक्त रूप से एक नई मात्रा का निर्माण करते हैं जिसे मुक्त ऊर्जा कहते हैं। स्थिर तापमान और दाब की स्थिति में मुक्त ऊर्जा सहज परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करता है। सभी सहज प्रक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र में नकारात्मक बदलाव भी शामिल होते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने बनाया है? तो मतलब अधिनियम बनाया सर्वप्रथम राज्य, तो वह है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था भारत में पहला। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा ने फरवरी 2013 में सर्वसम्मति से खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी। इस प्रकार का अधिनियम लाने वाला छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 42 लाख गरीब परिवारों को मात्र 1 रुपए और 2 रुपए प्रति किलो हर महीने 35 किलो चावल के साथ राशन कार्ड पर पौष्टिकता को दृष्टि से 2 किलो निःशुल्क आयोडीन नमक या अमृत नमक के नाम से उसको जाना जाता है, वो भी देने का प्रावधान है। तो ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ के द्वारा लागू किया गया। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? यानी कि बलुई पत्थर है वो आगे चल के किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है? सेलखड़ी, स्लेट, मार्बल या क्वार्ट्स? तो इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्स। क्वार्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। क्वार्ट्स जो है एक दानेदार कायांतरित सेल है, दानेदार है यानी कि वही रेत जैसा है, तो बलुई पत्थर हो गया, जो बहुत उत्तम क्वालिटी के क्वार्ट्स से बनी होती है। और इसके अंदर क्वार्ट्स के कण इस प्रकार होते हैं कि अगर इस पर कोई भी भारी दबाव लगाया जाए तो यह छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा और यह बलुआ पत्थर के पुनः क्रिस्टलीकरण के बाद उत्पन्न होता है। तो ये स्टोन सैंड स्टोन भी के नाम से भी इसको बलुआ पत्थर को हम बोलते हैं, सैंड स्टोन। तो ये क्वार्ट्स में रूपांतरित हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद या राष्ट्रतंत्र? इसका आंसर है तानाशाही। देखिए, तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए शक्ति के बल से शासन करता है। यह प्रजातंत्र लोकतंत्र का विपरीत होता है। लोकतंत्र यानी कि शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन, प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। लेकिन तानाशाही, जैसे कि हमने कई देश है जहां पर तानाशाह चलते हैं। चलिए, कंपनशील रज्जू के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सोनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? बात करें सोनोमीटर। सोनोमीटर का यूज किया जाता है, देखते हैं डिटेल। कंपनशील रज्जू के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य उपकरणों का जो उपयोग इस प्रकार है: बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर जो तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व और हाइग्रोमीटर वातावरण में आर्द्रता। देखिए, हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूजन होता है। हाइग्रोमीटर जो है वातावरण में आर्द्रता और तरल पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी नापने में होता है हाइड्रोमीटर का यूज। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? मतलब पोलियो मेनली होता है किससे? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पोलियो आखिर होता कैसे? कवक से, कृमि से, विषाणु से या जीवाणु से? तो पोलियो जो है वायरस के द्वारा फैलता है। तो बहुत्रसा, जिसे अक्सर पोलियो या फिर पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है, एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से भी फैलता है। इस रोग का औपसर्गिक कारण एक प्रकार का विषाणु है जो कफ, मल, मूत्र, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। तो मेनली वायरस जनित रोग है आपका पोलियो। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना होना। आंसर है निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना होना, आर्थिक नीति
सुपरिभाषित ना होना, ऐसा देश जिसमें कोई आयात निर्यात ना हो। तो देखिए ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, एसएससी में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उस अर्थव्यवस्था को बंद या परिबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई संपर्क या गतिविधि नहीं किया जाता है। एक बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है। इसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर ही उपभोक्ताओं को सब कुछ प्रदान करना होता है, यानी कि कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है, जो आपके देश में उत्पादन हो रहा है उसी से आपको सभी उपभोक्ताओं को सब कुछ प्रदान करना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके, बिल्कुल ये गलत। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, एकदम सही। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद को एक साथ रिक्त हो जाता है तब भारत के, एकदम ये भी सही है। भारत के मुख्य जो न्यायमूर्ति होती है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते, तो ये सही है। तीनों सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? उद्योग दीर्घ अवधि में साम्यावस्था में होता है, उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, या फर्म शून्य लाभ जो है स्थिति में होता है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है फर्म जो है शून्य लाभ की स्थिति में होता है जब संतुलन स्थिर स्थिति में। अर्थव्यवस्था का और बिजनेस के क्षेत्र में ब्रेक इवन पॉइंट उस बिंदु को कहा जाता है जब लगातार या व्यय और राजस्व बराबर हो जाते हैं, यानी कोई शुद्ध हानि या लाभ की स्थिति नहीं होती है। तो व्यवसाय के लिए ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाना लाभ प्रदाता की दिशा में पहला बड़ा कदम होता है कि कोई लाभ भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया गया था। 25 क्वेश्चन है इसमें। तो ये सीरीज चल रही थी, इसका 10वां पार्ट था। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस का लेवल में थोड़ा किसी भी पार्ट में टफ भी होता है, किसी पार्ट में इजी भी रखता हूँ। तो सबसे पहले आप चेक किया कीजिए कि आपसे इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन पता चले। बाकी आंसर तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और पार्टों में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।